हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध एवं विदेश नीति। इस पर आधारित हमारा ये पार्ट 3 है मित्रों। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 70 एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर चुके। भारतीय विदेश नीति पर आधारित 70 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको भारतीय विदेश नीति नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको वो वीडियो सीरीज मिल जाएगी। और उसके अलावा अन्य वीडियो सीरीज है वो भी वहीं मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके समक्ष है। इसके अलावा हमारी 1000 एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है वो भी आप देखिएगा, जो प्लेलिस्ट पर मौजूद है, और अन्य वीडियो सीरीज भी वहां मौजूद है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा है प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि ग्रुप है, और आप पहली बार यदि देख रहे हैं और आपने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको उसी के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बेल आइकन दबाएं, यानी घंटे को दबाएं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को नदियों पर विशेष अधिकार दिया गया है। यानी सिंधु जल संधि हुई, उसके तहत भारत को किन नदियों पर विशेष अधिकार दिया गया है। आपके समक्ष कूट दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। इनमें से वो कौन सी नदी है जिन पर भारत को अधिकार दिया गया है जल हेतु। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में हुई थी मित्रों, ध्यान रखिएगा। 1960 में भारत किन नदियों का जल का उपयोग कर सकता है? चिनाब, रावी, व्यास, सिंधु, सतलज, झेलम, और इनमें कूट में से आपका चयन कीजिएगा। ए, बी, सी, डी आपके समक्ष रहे ऑप्शन। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा आपका। दूसरा, तीसरा और पांचवा राइट होगा। दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यानी भारत जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक के सहयोग से मध्यस्थता से जो सिंधु जल संधि समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, उसके तहत भारत है जो रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के जल का उपयोग करता है मित्रों। जबकि चिनाब, सिंधु और झेलम, इन नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। दूसरा, तीसरा, पांचवा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नदियों की सिंधु प्रणाली में 3 पश्चिमी नदियां शामिल है। यानी जो सिंधु प्रणाली है नदी, उसके अंतर्गत 3 पश्चिमी नदियां शामिल हैं। उनमें कौन कौन है? सिंधु, झेलम और चिनाब। और 3 पूर्वी नदियां शामिल है, उनमें आपकी है सतलज, व्यास और रावी। और मामूली वादों के साथ जो 1960 की सिंधु संधि हुई है, उसके तहत भारत को पूर्वी नदियों और उनकी सहायक नदियों के सभी जल का विशेष अधिकार है उपयोग का। यानी जो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ है, उसके तहत भारत को सिंधु की जो पूर्वी नदियां हैं, सिंधु नदी प्रणाली की जो पूर्वी नदियां कौन कौन सी, सतलज, व्यास और रावी, इन नदियों पर और इनकी सहायक नदियों पर जल के उपयोग का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है मित्रों। उनकी सहायक नदियों के सभी जल का विशेष उपयोग उस बिंदु से पहले करती हैं जहां नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत उन नदियों के जल का उपयोग कहां तक करेगा? भारत उस बिंदु तक करेगा जब तक वो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करेगी। उस बिंदु तक जो भी जल है उसका
इन तीनों नदियों के जल का उपयोग और इनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार पाकिस्तान के पास पश्चिमी नदियों का विशेष उपयोग है, यानी उनके उपयोग का अधिकार है, और पाकिस्तान को पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए एकमुश्त वित्तीय मुआवजा भी मिला है। यानी पाकिस्तान को इस जो समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, उसके तहत पूर्वी नदियों के जो पानी का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, उसके लिए उसे वित्तीय मुआवजा भी दिया गया था मित्रों। तो ये फैक्ट थे सिंधु नदी जल समझौते से जुड़े हुए। भारत 3 नदियों का जल का उपयोग करता है, सतलज, व्यास और रावी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत ने किन के साथ व्यापारिक आर्थिक भागीदार समझौते चिपा पर हस्ताक्षर किए हैं? कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर भारत ने किन देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं? यूएसए, सिंगापुर, जापान। नीचे दिए गए कोड में से उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। यह समझौता भारत का किन देशों के साथ है, यह आपको चयन करना है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा राइट आंसर आप गेस करिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। यह समझौता है जो सिंगापुर के साथ किया गया था मित्रों। कब किया गया था? 2005 में। और जापान के साथ कब किया गया था? 2011 में किया गया था, जबकि लागू हुआ था 2012 में। यूएसए के साथ यह समझौता नहीं है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यूएसए के साथ नहीं है मित्रों, यह ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा यह दक्षिणी कोरिया के साथ भी किया गया है, साउथ कोरिया है उसके साथ भी किया गया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ था 2010 में। यानी भारत का जो चिपा समझौता है यह सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, जापान और इन राष्ट्रों के साथ यह है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक आपसे मेरा और क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा राष्ट्र है? वर्तमान में यानी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके समक्ष चाइना, 2 नंबर यूएसए, 3 नंबर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और 4 नंबर पर है रूस। ऑप्शन आपके समक्ष रहे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राष्ट्र कौन सा है, जिसके साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार हो रहा है वर्तमान में। उस देश का आपको नाम बताना है जिसके साथ भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार राष्ट्र है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट हुआ, यूएसए के साथ। यानी जो भारत का जो सर्वाधिक वर्तमान में व्यापार है वो यूएसए के साथ है। 2018-19 और 2019-20 इन दोनों अवधियों में जो अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है वो चीन से ज्यादा रहा है, चाइना से ज्यादा रहा है। जबकि 2013-14 से लेकर 2016-17 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राष्ट्र था वो चीन था। लेकिन हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी हुए, उसके मुताबिक 2018-19 की अवधि और 2019-20 की अवधि में अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है वो अत्यधिक है। ये बात आप नोट करिएगा
यदि संक्षेप में कहूं तो वर्तमान में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सर्वाधिक है। इससे पूर्व चाइना के साथ था, चाइना पहले नंबर था और अमेरिका दूसरे नंबर पर था और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर था मित्रों। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में यूएसए 1 नंबर पर है, चाइना 2 नंबर पर है और संयुक्त अरब अमीरात अपनी जगह यानी 3 नंबर पर है। यह बात आप यहां नोट करिएगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में 2+2 संवाद उन बैठकों में भाग लेता है जिसमें दोनों देशों के 2 गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी मित्रों, भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता होती है। उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, उनमें कौन गणमान्य लोग शामिल हो सकते हैं? जो भारत और जापान के मध्य 2+2 संवाद होता है। इसके अलावा 2+2 संवाद है जो अमेरिका के साथ भी भारत का होता है, यूएसए के साथ। यानी जापान और यूएसए दोनों के साथ भारत की 2+2 वार्ता होती है। और इस सवाल के मुताबिक इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। इनमें से आपको चयन करना है, करिएगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विदेश सचिव और रक्षा सचिव। यानी 2+2 जो संवाद होता है उनमें से दोनों देशों के कौन से 2 गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। विदेश सचिव और रक्षा सचिव इसमें शामिल होते हैं। जो 2+2 संवाद होता है भारत और जापान के साथ, इसके अलावा भारत और अमेरिका के साथ, इनमें दोनों देशों की विदेश सचिव और रक्षा सचिव इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। विदेश सचिव और रक्षा सचिव 2+2 संवाद दोनों देशों के विदेश सचिव और रक्षा सचिव के बीच होती है। यानी यह दोनों देशों के विदेश सचिव और रक्षा सचिव की मध्य वार्ता होती है। हालांकि इसे मंत्री स्तर तक बढ़ाने की चर्चा है। अभी तक मंत्री स्तर नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन इसे मंत्री स्तर तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है कि इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी गुप्त स्तर से शामिल हो। यह मुद्दा भी चर्चा में है। लेकिन वर्तमान में केवल विदेश सचिव और रक्षा सचिव 2+2 वार्ता में भाग लेते हैं। लेकिन इसे आगे मंत्री स्तर तक बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हो सके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपके समक्ष रहा 4 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए गए हैं और भारत की परमाणु नीति के बारे में सही लोगो यानी कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत की परमाणु नीति के बारे में सही कथन को चुनें। सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के अंत में होमो जे बाबा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 कह रहा है कि नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और महाशक्तियों ने व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण की गुहार लगाई। ऑप्शन तीसरा है भारत एनपीटी के समर्थन में था जब इसे अपनाया गया था और इसके अनिश्चित विस्तार की योजना के कारण भारत ने अपना रुख बदलना पड़ा। केवल पहला और दूसरा, केवल पहला, केवल तीसरा, उपरोक्त सभी। इनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा राइट होगा ऑप्शन। भारत की परमाणु नीति के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है। 3 कथन आपके समक्ष पड़े हैं। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से अपना उत्तर चयन कर सकते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर गेस करिएगा। तो 4 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। कि भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के अंत में होमो जे जहांगीर बाबा के निर्देशन में शुरू किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और महाशक्तियों ने व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण की गुहार लगाई थी। यह बात भी ठीक है, सही है। भारत एनपीटी के समर्थन में था। मित्रों, भारत शुरुआत में जब तक एनपीटी हस्ताक्षर नहीं हुई थी उससे पहले उसके समर्थन में था, लेकिन जब इसे अपनाया गया
और इसके अनिश्चित विस्तार की योजना के कारण भारत को अपना रुख बदलना पड़ा। यानी जब राष्ट्रों ने इस एनपीटी को अपनाया उस वक्त भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना और भारत ने अपना जो रुख था, जो विचार थे भारत के, उसे भारत ने बदल दिए। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। यानी भारत पहले एनपीटी का समर्थन में था, लेकिन जब इस संधि को हस्ताक्षर किया गया और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिसके कारण भारत को अपना रुख चेंज करना पड़ा, अपने जो विचार थे भारत के वो बदल दिए भारत ने, और भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना। एनपीटी आपकी 1968 में हस्ताक्षरित होती है और लागू कब हुई? 1970 में। यह आप ध्यान रखिएगा फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये नेम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत लोगों का चयन करें। यानी लोगों का मतलब है कथन, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बात हो रही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। 3 कथन आपको दिए गए हैं कि घाना, मिस्र, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया और भारत के नेताओं ने नेम के मुख्य नेतृत्व को शामिल किया। पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बांडुग में आयोजित किया गया। कथन तीसरा कह रहा है कि भारत ने 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने तक वास्तविक गैर संरेखण का पालन किया। क्या यह बात सही है या नहीं है, यह आप चयन करिएगा। ऑप्शन आपके समक्ष है, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? यानी आपको गलत कथन का चयन करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है मित्रों। और ऑप्शन आपके समक्ष रहे, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। दूसरा और तीसरा गलत है बिल्कुल, ऑप्शन सी राइट होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। हाँ, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया और भारत के नेताओं ने नेम के मुख्य नेतृत्व को शामिल किया था। यह बात बिल्कुल सही है। ये नेता, इन नेताओं की एकता, इन्होंने एक मंच पर आए ये नेता और गुट निरपेक्ष की जो भावना है उसके अनुरूप इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने 1955 में जो बांडुग एक सम्मेलन आयोजित हुआ है, बांडुग सम्मेलन, उसमें ये इकट्ठा हुए और उसमें उन्होंने कई एजेंडे तय किए थे। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बांडुग में हुआ, आयोजित किया गया। बिल्कुल नहीं, ये आपका बेलग्रेड में आयोजित हुआ। कहां? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहां हुआ है? यह युगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। और बांडुग है आपका इंडोनेशिया में। यानी 1955 में जो बांडुग शिखर सम्मेलन हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ था, जबकि नेम का पहला शिखर सम्मेलन है यह बेलग्रेड युगोस्लाविया में आयोजित किया गया था 1961 में। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। और पहला सही, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। क्यों है गलत? भारत ने 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने तक वास्तविक गैर संरेखण का पालन किया। यानी वास्तविक गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसका पालन किया था क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन तीसरा भी गलत है, क्योंकि वास्तविक गुट निरपेक्षता की जो नीति है, वास्तविक गैर संरेखण है, इसका पालन जनता पार्टी की सरकार ने किया था, न कि 1977 तक कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। इसलिए आपका ऑप्शन 3 भी गलत होगा, कथन 3 भी, क्योंकि भारत ने 1977 में जनता पार्टी की सत्ता में आने तक वास्तविक गैर संरेखण का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जब जनता पार्टी सत्ता में आई उसी ने वास्तविक गैर संरेखण, वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा दिया था। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसने वास्तविक गुट निरपेक्षता का जो लक्ष्य परिलक्षित किया यह उसके शासनकाल में हुआ है। इसलिए ऑप्शन आपका 2 और 3 गलत होगा, ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, नेहरू गैर संरेखण आंदोलन यानी नेम के सह संस्थापक थे। वहां हम पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे असली गुट निरपेक्षता की।
वास्तविक गैर संरेखण का मतलब है असली गुट निरपेक्षता का जो नारा था, असली गुट निरपेक्षता की यहां बात हो रही थी, असली गुट निरपेक्षता। जबकि यहां बात हो रही है 6 नंबर सवाल में, नेहरू गैर संरेखण आंदोलनी नेम के सह संस्थापक थे। बांडुंग सम्मेलन ने नेम की स्थापना का नेतृत्व किया। भारत ने नेम की नीति की वकालत की क्योंकि वह सैन्य गठजोड़ से दूर रहना चाहता था। 1959 में बेलग्रेड में एक नेम सम्मेलन आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपको चयन करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, उपरोक्त सभी। 4 कथन आपके समक्ष है, इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है जो गुट निरपेक्षता के बारे में सही है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है कि नेहरू जी ने नेम के संस्थापक थे। भारत द्वारा यह विचार प्रतिपादित किया गया था। बांडुंग सम्मेलन ने नेम की स्थापना का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन आयोजित हुआ इंडोनेशिया में, और भारत ने नेम की नीति की वकालत की क्योंकि वह सैन्य गठजोड़ से दूर रहना चाहता है। यानी उस शीतयुद्धकालीन जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने इस गुट निरपेक्षता को अपनाया और वे किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। वे अपना स्वतंत्र विकास करना चाहते थे। यह बात भी बिल्कुल सही है। 1959 में बेलग्रेड में एक नेम सम्मेलन आयोजित किया गया, यह बात बिल्कुल गलत है। 1959 में नहीं था, 1961 में सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1961 में पहला नेम सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। 7 नंबर सवाल, इंदिरा गांधी के अधीन भारत ने बांग्लादेशियों के कारण का पूरा समर्थन किया और पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए अपने सैनिकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने भी मुख्य बांग्लादेशी गुरिल्ला बल रिक्तस्थान को पूरा सहयोग दिया। यानी उस वक्त भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश के किस गुरिल्ला बल को सहायता दी गई थी? मुक्ति वाहिनी को, शक्ति वाहिनी को, चटगांव लिबरेशन फोर्स को? पहला व दूसरा दोनों। क्या होगा राइट आंसर? 1971 का जो युद्ध हुआ है और बांग्लादेश का जन्म, तो इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा, मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन ए राइट होगा, मुक्ति वाहिनी इस रिक्त स्थान में आएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है 8 नंबर। भारत बांग्लादेश ने साल की दोस्ती और शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971, 1972, 1981, 1974। और भारत बांग्लादेश के मध्य जो मैत्री संधि हुई है या दोस्ती और शांति की संधि है, यह कितने वर्षों के लिए हुई थी? शुरुआत में कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है एक तरफ आपके 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है आपका 25 वर्ष। यह आपका एक अलग से क्वेश्चन है। भारत बांग्लादेश के मध्य जो शांति और मैत्री संधि हुई है कितने वर्ष के लिए हस्ताक्षरित हुई थी? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। 1972 में यह संधि हुई थी, मैत्री संधि, और यह 25 वर्ष के लिए हुई थी मित्रों। 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी। जबकि 1971 में भारत ने रूस के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि हस्ताक्षरित की थी। 1971 में रूस के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि को हस्ताक्षरित किया था भारत ने, जबकि 1972 में भारत ने बांग्लादेश के साथ 25 वर्षीय मैत्री और शांति संधि को हस्ताक्षरित किया था। यह फैक्ट आप नोट करें। रूस के साथ 1971 में 20 वर्षीय, 1972 में बांग्लादेश के साथ 25 वर्षीय।
और 1974 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, मई 1974 को। पोखरण स्थान है आपका, कहां पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण स्थान, जहां पर पहला परमाणु परीक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और ताइवान को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। एशियाई संघ के रूप में, एशियाई मंच के रूप में, एशियाई बाग के रूप में, एशियाई हीरा के रूप में। यानी हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और ताइवान को किसके रूप में जाना जाता है? क्या एशियाई संघ के रूप में जाना जाता है? क्या एशियाई एक मंच के रूप में जाना जाता है? क्या एशियाई बाग के रूप में जाना जाता है? क्या एशियाई हीरा के रूप में जाना जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? कौन सी संज्ञा इन्हें दी गई? ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। इन्हें एशियाई बाघ कहा जाता है, एशियन टाइगर की संज्ञा दी गई है। इनकी आर्थिक शक्ति को देखते हुए इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और ताइवान को। ऑप्शन 3 राइट होगा। यानी इनकी जो इकोनॉमिक पावर है उसके आधार पर इन्हें एशियन टाइगर की संज्ञा दी गई है मित्रों। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था मित्रों? पंचशील समझौता, पहली बात है ये किसके मध्य हुआ है? भारत और चाइना के मध्य। सवाल आपको इजी लगेगा, लेकिन जब परीक्षा में इजी सवाल आता है तो अपन कभी कभी इजी सवाल को गलत कर बैठते हैं हड़बड़ाहट में, और जब हमारा इजी सवाल, सरल सवाल गलत हो जाता है तो हम मेरिट से पीछे रह जाते हैं मित्रों। इसलिए आपको यह तय करना चाहिए कि जो भी परीक्षा में सरल सवाल आए वो अपना सरल सवाल गलत नहीं हो, क्योंकि कठिन सवाल तो सबका गलत होता ही है। जब सरल सवाल गलत हो जाता है तो अपन 1 या 2 नंबर पीछे रह जाते हैं मित्रों। कभी कभी परीक्षा में ऐसा हुआ है। इसलिए आपको गलत सवाल, यानी जो नॉर्मल सवाल है उसे भी आपको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4। ऑप्शन 2 राइट होगा। 29 अप्रैल 1954 को यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी, यह समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954, पंचशील समझौता भारत और चाइना के मध्य। पंचशील संधि, जिसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है, 1954 की विदेश नीति की घोषणा है, जिसने भारत गणराज्य और चीन के जनवादी गणराज्य के बीच संबंधों को परिभाषित किया। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई या जोउ एन लाई या चाउ एन लाई ने 29 अप्रैल 1954 को अपनाया था मित्रों। यह बात है पंचशील समझौते की कि 29 अप्रैल 1954 को अपनाया। किसने अपनाया? भारत और चाइना ने अपनाया। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री यानी उनके समकक्ष चाउ एन लाई, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आज सवाल हम इतने ही थे। नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। समय अभाव के कारण आज इतने ही सवालों पर चर्चा कर पाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।